बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलो हम पढ़ते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या चीज़ है। तो हमारे पास जो नंबर इस फॉर्म में होगा ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ये हमारे पास रियल पार्ट है और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि हमारे पास द नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस बी आयोटा इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम हमेशा z से रिप्रेजेंट करेंगे और हमारे पास ये a और b जो है ये हमारे पास रियल नंबर हैं। तो ये जो a है ये इसका रियल पार्ट है। इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ कि रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ a वेयर इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ b। तो सिंपल सी बात यह है कि अगर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को जानना है तो हमें सिर्फ इन दो चीज़ों का पता होना चाहिए कि रियल नंबर क्या होता है और इमेजिनरी नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर हमारे पास जितने भी ये जो हम नंबर सिस्टम पहले पढ़ चुके हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, इंटीजर्स, ये सारे हमारे पास रियल नंबर हैं। और जिस रियल नंबर के साथ ये आयोटा आ जाए तो फिर उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर है। तो अब हमने इमेजिनरी क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ना है कि ये हमारे पास इमेजिनरी क्वांटिटीज़ क्या हैं। तो हमारे पास हमें पता है कि हम किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर लें तो वो हमेशा हमारे पास पॉजिटिव नंबर आएगा। ऐसा कोई रियल नंबर है ही नहीं कि जिसका हम स्क्वायर लें और वो हमारे पास नेगेटिव आ जाए, वो हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा। तो अब हम ये इमेजिनरी नंबर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये है कि हम किसी नंबर का स्क्वायर लें और वो नेगेटिव, तो यहाँ पर ये जो हमारे पास नंबर होगा ये हमारे पास होगा जी इमेजिनरी नंबर। किसी भी नंबर का स्क्वायर लें और वो नेगेटिव आ रहा हो तो रियल नंबर में इसका सलूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। तो फिर नया वो इंट्रोड्यूस हुआ नंबर वो है हमारे पास इमेजिनरी नंबर। अब ये है कि वाई वी नीड टू स्टडी कॉम्प्लेक्स नंबर। सो हमारे पास अगर ऐसा इक्वेशन आ जाए x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 तो इसका जो सोल्यूशन है वो तो हमारे पास है रियल नंबर सिस्टम में x इक्वल्स टू -1, ये इसका सोल्यूशन है। -1 इसमें सब्स्टिट्यूट करो, -1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, -1 इस इक्वेशन का सोल्यूशन है जो इक्वेशन नज़र आ रहा है। लेकिन हमारे पास अगर ऐसा इक्वेशन आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 तो ऐसा कोई नंबर इस रियल नंबर में ऐसा नंबर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर ले। जिस तरह यहाँ देखो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1 प्लस 1, वहाँ शिफ्ट हो गया -1। अब हमारे पास ऐसा कोई नंबर है ही नहीं रियल नंबर में जिसका मैं स्क्वायर लूँ और वो नेगेटिव आ जाए। तो फिर हमारे पास यहाँ पर नया नंबर इंट्रोड्यूस हुआ जो कि हमारे पास है इमेजिनरी नंबर। स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हमने बहुत साइड स्क्वायर रूट ले लिया, तो x की वैल्यू आ गई जी स्क्वायर रूट -1। तो ये हमारे पास आयोटा के बराबर है। तो सिंपल कहने का मतलब ये है कि जब भी हमारे पास स्क्वायर नेगेटिव आ रहा हो तो वो हमारे पास क्या होंगे, वो हमारे पास इमेजिनरी नंबर। सिंपल सी बात ये है कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाए तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर कहलाएंगे। जिस तरह स्क्वायर रूट -3, स्क्वायर रूट -4, ये सारे हमारे पास इमेजिनरी नंबर हैं। ये तो था इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सिंपल सी बात है कि हमारे पास रियल नंबर हो
प्लस इमेजिनरी नंबर, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, कम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का कंसेप्ट तो क्लियर हो गया। फिर इसका एक और क्वेश्चन ये है कि क्या हम सिर्फ रियल नंबर को कम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। या सिर्फ इमेजिनरी नंबर को हम कम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं, तो हाँ ये भी हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर ही कहलाते हैं। अब बात आती है जी कम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट की। कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट हम किस तरह फाइंड करते हैं, तो मिसाल के तौर पर हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है z इज़ इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा। जिस तरह मैंने कहा ये a भी रियल है, तो चलो मैं यूँ ले लेता हूँ z इज़ इक्वल्स टू 3 प्लस 2 आयोटा। तो ये एक कम्प्लेक्स नंबर है। इसका कंजुगेट क्या होगा, तो कंजुगेट हम इस z के ऊपर बाहर लगा लेंगे और ये हमारे पास हो जाएगा जी a माइनस बी आयोटा। यहाँ पर जी z कंजुगेट 3 माइनस 2 आयोटा, ये हम कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट फाइंड कर सकते हैं। तो अब ये कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट हो गया। हम ये ग्राफिकली मैं इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट करता हूँ कि ये क्या चीज़ है। ये हमारे पास रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी वाई एक्सिस। अब ये जो 3 प्लस 2 आयोटा है, तो हमारे पास ये जो कम्प्लेक्स नंबर है 3 रियल पे लेंगे रियल, और जो इमेजिनरी है ये हम वाई एक्सिस पे लेंगे। तो ये हमारे पास जी 3 हो गया, ये प्लस 2 हो गया, तो ये हमारे पास प्लेन में यहाँ पर है, कम्प्लेक्स प्लेन में। इसको हम आर्गन डायग्राम भी कहते हैं। तो अब हमारे पास ये जो कम्प्लेक्स नंबर है ये यहाँ पर है z इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 आयोटा। अब मुझे इसका कंजुगेट चाहिए। तो अब ये कंजुगेट क्या चीज़ है, मैथमेटिकली ये कंजुगेट हमारे पास ये है कि उसका इक्वल हमारे पास रियल पार्ट होगा और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होगा, लेकिन सिर्फ उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमारे पास ऑपोजिट होगा। मतलब ये है कि रियल पार्ट यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हमारे पास रियल पार्ट 3 ही है, लेकिन क्या होगा उसका जो कंजुगेट है, उसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। ये मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन क्या है इसका जो डायरेक्शन होगा वो ऑपोजिट होगा। तो इसका जो कंजुगेट होगा वो यहाँ पर होगा, z कंजुगेट इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 आयोटा। ये असल में उसका मिरर इमेज है कि इसका जो रिफ्लेक्शन है रियल एक्सिस के साथ, ये हमारे पास उसका कंजुगेट है। तो हाउ टू फाइंड कंजुगेट, तो हमने सिंपल क्या करना है, जो इमेजिनरी नंबर है उसका साइन चेंज करना है। अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव कर लेंगे और अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव कर लेंगे। ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट हो गया। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। इसके जो है ना सीक्वेंस वाइज आगे जो हैं टॉपिक वो नेक्स्ट वीडियोस में होंगे, जिसके लिए इसको सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और साथ में लाइक भी कर लें। अच्छा, अब है कि हमने आयोटा पावर n को किस तरह कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि जो आयोटा पावर n है इसका जो सोल्यूशन होगा इसके 4 पॉसिबल रिजल्ट होंगे। 4 पॉसिबल रिजल्ट्स होंगे, और वो ये होंगे कि इसका जो रिज़ल्ट होगा या आयोटा होगा या -1 होगा या माइनस आयोटा होगा या 1 होगा। इसके अलावा इसका कोई रिज़ल्ट नहीं हो सकता। अब आयोटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास है आयोटा पावर 1 आयोटा ही होगा ना, हमें पता है आयोटा इसके बराबर है स्क्वायर रूट -1। अब मैं आयोटा पावर 1 तो वो तो आयोटा हो गया। आयोटा स्क्वायर, तो यहाँ पर स्क्वायर ले लेते हैं तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा जी -1। आयोटा क्यूब, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ 3 की जगह 2 + 1, नहीं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर
और फिर आयोटा पावर 1। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है और ये हो जाएगा आयोटा, तो ये हो जाएगा जी माइनस आयोटा। तो आयोटा क्यूब किसके बराबर है? माइनस आयोटा के बराबर है। अब आयोटा 4, तो आयोटा 4 हमारे पास आ जाएगा जी आयोटा 2 + 2, ये हो जाएगा जी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक अलग अलग लिख लेंगे। आयोटा स्क्वायर भी -1 के बराबर है और ये भी -1, तो ये हमारे पास हो जाएगा जी +1। अब ये जो वैल्यूज़ हैं ये इसी तरह रिपीट होती जाएंगी, मतलब आयोटा पावर 5 से क्या आएगा? आयोटा आएगा। आयोटा पावर 6 से क्या आएगा? -1 आएगा। आयोटा पावर 7 से क्या आएगा? 1 माइनस आयोटा आएगा। आयोटा पावर 8 से क्या आएगा? वो हमारे पास फिर 1 आएगा, और ये सिलसिला इसी तरह चलता जाएगा। मतलब यही 4 वैल्यूज़ जो है ये रिपीट होती जाएगी। आयोटा 9 से क्या आएगा? फिर आयोटा। आयोटा 10 से -1, आयोटा 11 से माइनस आयोटा, आयोटा 12 से 1। लेकिन अगर मुझे कोई कहे आयोटा 90 फाइंड करो या आयोटा 35 फाइंड करो, तो मैं उसको अगर इस तरीके से अप्रोच करूँगा तो वो बहुत मुश्किल है कि इस तरह जाता जाऊँ। तो इसका फिर ये है कि उसके लिए सबसे आसान तरीका जो है उसको कैलकुलेट करने का वो ये है कि मिसाल के तौर पर मुझे लेट से आयोटा पावर 26 फाइंड करना है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आयोटा पावर 26। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि हम आयोटा पावर n को किस तरह कैलकुलेट करेंगे। तो अब आयोटा पावर 26, अब मुझे पता है कि आयोटा पावर 4 से 1 आता है, तो मैं सिंपल क्या कर लूँगा, मुझे जो भी नंबर दिया होगा मैं उसको 4 पे डिवाइड कर लूँगा। तो अब 4 6 आर 24, रिमाइंडर इज़ 2। तो बस क्लियर हो जाए कि आयोटा पावर 26 जो है इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ आयोटा 4 × 6 + 2। ये तो पढ़ा होगा कि जो डिवाइडेंड होता है ये डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर के बराबर होता है। ये जो 26 है ये देखो डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर के बराबर है। 4 6 आर 24 + 2 26 आ गया। तो ये तो आयोटा 4 फाइंड हो गया। तो अब हमें पता है कि आयोटा 4 जो है ये हमारे पास, इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ और आयोटा 2 को अलग। तो आयोटा 4 किसके बराबर है? 1। 1 का कुछ भी पावर हो वो 1 के बराबर है। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है? -1। तो आयोटा 1 पावर 6 से 1 आता है तो ये -1। तो आयोटा पावर 26 -1 के बराबर है। तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है? आयोटा स्क्वायर 26 फाइंड करना है, तो रिमाइंडर क्या है? 2 है, तो बस हमें पता है कि ये आयोटा स्क्वायर के बराबर है। आयोटा स्क्वायर से क्या आता है जी? -1। सबसे आसान तरीका ये है कि हमने क्या करना है, हमने 26 को 4 पे डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आएगा तो वो रिमाइंडर या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। जब रिमाइंडर 0 होगा तो वो तो हमें पता होगा कि वो तो वही आयोटा होगा, यहाँ 1 होगा। और अगर रिमाइंडर 1 हो तो ये, 2 हो तो ये, और अगर 3 हो तो माइनस आयोटा वैल्यू होगी। अगर आयोटा रिमाइंडर 0 होगा तो ये वैल्यू होगी। चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अच्छा, आयोटा पावर 26 तो फाइंड कर लिया। आयोटा पावर 26 जब हमने 26 को 4 पे डिवाइड किया, रिमाइंडर 2 आया, तो बस ये इस तरह फाइंड करना है। अब लेट से हम ले लेते हैं आयोटा पावर 35 ले लेते हैं। अब 35 को 4 पे डिवाइड कर लेते हैं। 4 8 आर 32, रिमाइंडर क्या आ गया? 3। तो आयोटा 35 रिमाइंडर 3 आ रहा है जब 4 पे डिवाइड किया। तो सिंपल आयोटा क्यूब फाइंड करो। आयोटा क्यूब हम ऑलरेडी ऊपर फाइंड कर चुके हैं, वो माइनस आयोटा के बराबर है। तो हम इस तरह तमाम वैल्यूज़ को हम फाइंड कर सकते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम में हम तो ये MCQs टाइप क्वेश्चन MCQs में आता है, तो हम इसको कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर कैलकुलेटर से करना होगा तो फिर किस तरह करना होगा? फिर हमने ये यूँ करना होगा कि हमने फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर है, लेट से आयोटा पावर 5 है, तो किसके बराबर है? हमने 5 को 4 पे डिवाइड करना है। तो 5 को जब 4 पे डिवाइड किया, 4 1 आर 4, 5 - 4, अच्छा इसको कंप्लीट डिवाइड करना है। 4 2 आर 5 आर, तो जब 5 को 4 पे डिवाइड किया तो 1.25 आ रहे हैं। तो हमने ये चीज़ याद रखनी है, अगर डेसिमल के बाद 0 आ रहा हो तो वो 1 के बराबर होगा। अगर डेसिमल के बाद 0.25 आ रहा हो, मतलब जिस तरह ये डेसिमल के बाद 0.25 आ रहा है डिवाइड करने के बाद, तो वो हमारे पास जो होगा
वो आयोटा के बराबर होगा। और अगर डेसिमल के बाद 0.50 आ रहा हो तो वो फिर हमारे पास -1 के बराबर होगा। और अगर डेसिमल के बाद 0.75 आ रहा हो तो फिर वो हमारे पास -1 के बराबर होगा। तो ये कैलकुलेटर से अगर डायरेक्ट फाइंड करना हो तो हम ये तरीका यूज़ कर सकते हैं कि अगर हमने लेट से जिस तरह 4 को 4 पे डिवाइड किया तो डेसिमल पॉइंट ही नहीं आ रहा, पॉइंट के बाद कुछ नहीं आ रहा तो ज़ीरो आ रहा है ना। तो जब डेसिमल पॉइंट के बाद कुछ ना आ रहा हो, मतलब डेसिमल उसमें हो ही ना, कंप्लीट डिवाइड हो जाए, तो उसका जो आंसर होगा वो 1 होगा। जिस तरह आयोटा 4 का आंसर क्या है 1। अब 5 को जब 4 पे डिवाइड किया तो पॉइंट के बाद 25 आया, तो वो फिर हमारे पास आयोटा के बराबर होगा। हम डायरेक्ट आयोटा पावर 5 की जगह आयोटा लिख सकते हैं। अब जब हम 6 आयोटा पावर 6, तो वो -1 के आयोटा पावर 6 को डिवाइड कर लो, 6 को 4 पे डिवाइड कर लो। तो जब हमने 6 को 4 पे डिवाइड किया तो 4 1s are 4, रिमाइंडर इज 2, पॉइंट यहाँ पर 20, 4 5s are 20, तो ये हमारे पास पॉइंट के बाद 50 आ गया। तो जब पॉइंट के बाद 50 आ जाए तो आयोटा पावर 6 हमारे पास -1 के बराबर है। और इसी तरह ये हम कैलकुलेटर से डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। सिर्फ हमने ये 4 चीज़ें जो हैं इसको याद रखना होगा। ये आज के लिए काफ़ी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।